जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग PYQ सीरीज भी कर रहे हैं और साथ साथ दोस्तों हम लोग जीएस का निचोड़ भी कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको दोस्तों थ्योरी पार्ट भी करा दे रहे हैं। थ्योरी में दोस्तों हम पूरे डिटेल में तो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो डिटेल वीडियो आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों उपलब्ध है। आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, ये सब वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट का दोस्तों वीडियो हम अपलोड करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आपका 1 महीना का टाइम है और 1 महीना का समय आपको मेरे साथ तैयारी करनी है। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं दोस्तों उस तरह से करना है। जिस बच्चे का दोस्तों सिलेबस कंप्लीट है, जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिस बच्चे का सिलेबस दोस्तों अधूरा है, उन सब के लिए दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, आपके लिए ब्रह्मास्त्र काम करेगा। क्योंकि आपको हम जितने भी जीएस के दोस्तों टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों क्विक तरीके से बात करेंगे। जो भी उसमें फैक्ट होंगे दोस्तों हम उसको फैक्ट को बताएंगे दोस्तों, कहानी को हम नहीं बताएंगे, बल्कि जिससे जो ज़रूरत है आपको ज़रूरत की चीज़ें दोस्तों हम देंगे। तो 1 महीना आप हम पर यकीन कीजिए दोस्तों, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आप देख सकते हैं कुछ दिन आप क्लास करके आपको कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का PYQ करेंगे। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्विक रिवीजन है दोस्तों, जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के जीएस का निचोड़ दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम बहुत सारे तथ्यों पे बात की। इसमें वर्ल्ड वार हो गया, आपका फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति हो गया, जर्मनी के बारे में बात किए थे, ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात किए थे। तो आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके PYQ पर दोस्तों, कि कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न दोस्तों आपके बिहार पुलिस में दोस्तों पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। इतना आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद बताएं कि 9-10 का हम आपको कराएंगे उसका भी, तो उसमें भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने आज के क्लास पर। जैसा कि दोस्तों बता दिए हैं कि ये क्लास हम 1 महीना के लिए दोस्तों कर रहे हैं और 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो भी आपके साथी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बताइएगा कि इस तरह से आप इस चैनल पे दोस्तों अपना जाकर देखिए। बस उनको बोलिएगा बस कर जाकर देखिए, अगर उनको पसंद आए तो करेंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पढ़ाई कर लेगा, जिनका पढ़ाई हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उनको बस रिवीजन की ज़रूरत है। जिनका दोस्तों नहीं हुआ उनके लिए तो दोस्तों ये अति आवश्यक ही है। ये सब के लिए दोस्तों क्या है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपना आज का क्लास पर। तो आज का क्लास बताएं कि विश्व इतिहास का दोस्तों हम लोग PYQ करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस में दोस्तों पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रासाद के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो प्रासाद के राजा दोस्तों जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो सबसे पहले याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में दोस्तों ये जर्मनी का एकीकरण दोस्तों पूरा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका था दोस्तों, तो सबसे बड़ा हाथ दोस्तों जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क का था दोस्तों, जिसने लक्त एवं रॉ की नीति दोस्तों अपनाई थी। उसी समय क्या थे, ये प्रसा का दोस्तों राजा थे। प्रसा के नेतृत्व में ही दोस्तों क्या हुआ था, जर्मनी का दोस्तों एकीकरण हुआ था। मतलब जर्मनी दोस्तों क्या था, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था, उसी को क्या करना, जोड़ने का काम बिस्मार्क ने इनके नेतृत्व में किया था। किनके नेतृत्व में दोस्तों, तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में। तो जब दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हो गया था, तो उसके बाद इनको सम्राट घोषित किया गया था। तो कहाँ पर दोस्तों घोषित किया गया था, तो वर्साय में दोस्तों। क्या है, वर्साय में। वर्साय एक जगह है कहाँ, तो आपका जर्मनी में। वर्साय का महल भी है दोस्तों वहाँ पर। और वर्साय की संधि से आप बहुत परिचित होंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जर्मनी के पास दोस्तों, ये वर्साय की संधि कब हुई थी, 1919 में। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 1919 हो जाएगा। तो जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तभी से वह कैसर ए विलियम प्रथम, मतलब कैसर ए विलियम प्रथम की मदद से इनको उपाधि मिली थी, नाम से क्या होता था, इनको जाना जाने लगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार का तत्कालिक कारण बता दिए थे, कब शुरू हुआ था, कितना साल चला था, धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के बारे में बता दिए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वार के ये बताया थे, सेकेंड वर्ल्ड का तत्कालिक कारण क्या था। तो बताए थे कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर, मतलब कि जर्मनी के जो शासक थे, हिटलर ने क्या किया दोस्तों, पोलैंड पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था। तो पोलैंड पर आक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1 सितंबर 1939 को। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो पोलैंड पर जर्मनी का दोस्तों आक्रमण। याद रखिए जर्मनी का उस समय शासक कौन था, राजा बोलिए, तो दोस्तों ये आपका हिटलर था। हिटलर दोस्तों वर्साय की संधि जो उनके साथ हुई थी, एक आम सैनिक था दोस्तों, वो वर्साय की संधि का हवाला दे करके जर्मनी का धीरे धीरे दोस्तों क्या बन गया, एक शक्तिशाली दोस्तों शासक बन गया। और धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पकड़ बना करके राजनीति में प्रवेश किया। 1935 में दोस्तों वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। और उनके मन में यही भावना जगाते रह गया कि हम क्या करेंगे, अपना
जो हमारे साथ ये ऐसा हालत किया है उसके साथ हम अपना बदला लेंगे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का नाम दोस्तों सबसे बड़ा हाथ जो रहता है वो आपका जर्मनी का, मतलब हिटलर का ही दोस्तों रहता है दोस्तों। तो द्वितीय विश्व तत्कालिक कारण बोलेगा तो कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका जर्मनी का पोलैंड पर दोस्तों आक्रमण। कितना वर्ष तक चला था ये दोस्तों, 6 वर्ष तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक दोस्तों चला था। इसके बाद ही दोस्तों आपका एक संगठन बनता है ताकि क्या हो, ताकि विश्व में आगे चलकर भविष्य में ऐसा कोई युद्ध न हो, उसको रोकने के लिए दोस्तों बनता है, जिसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों बनता है। इसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी कई प्रश्न दे देगा कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, और आप पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में है। और ये याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, यूएनए डे दोस्तों मनाते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक तत्कालिक कारण बता दिए। हिटलर का पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण था। पोलैंड की रक्षा के लिए दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध दोस्तों युद्ध में घोषणा, मतलब कि युद्ध की घोषणा कर देते हैं। युद्ध दोस्तों शुरू होता है एक देश के साथ, लेकिन उनके सपोर्ट में उनके पास संधि वगैरह जो होता है, आंतरिक संधि होता है, उसके कारण क्या होता है, अपना अपना गुट बना लेते हैं। गुट बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये विश्व स्तर पर हो जाता है, तो ये दोस्तों विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो अभी बात कर लिए थे, एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का दोस्तों क्या था, शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग ये बात कर चुके हैं, वही घटना यहाँ दोस्तों दिया है, तो आगे इसमें हम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, राष्ट्रवाद की अवधारणा मतलब लोगों के मन में दोस्तों राष्ट्र प्रेम जगाया, किस घटना ने दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति था दोस्तों। ये फ्रांस की जो राज क्रांति हुई थी कब, 1789 में। तो इसने क्या किया दोस्तों, लोगों के जो मन में था दोस्तों वो राष्ट्रवाद का अवधारणा दोस्तों क्या किया दोस्तों, प्रेरित किया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है दोस्तों, तो आपका नेपोलियन बोनापार्ट का। कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा या राष्ट्रवाद जगाने का काम विश्व स्तर पर किसने किया दोस्तों, नाम पूछ दे तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यही बातें यहाँ पर दी गई है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं। अगर पूछेगा आपसे कि कब हुआ, तो हम बता दिए किसके विरुद्ध हुआ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों वहाँ की जनता जो थी, अपने जो राजा थी दोस्तों उसके खिलाफ की, इसलिए हम लोग फ्रांस की इसको राज क्रांति बोलते हैं दोस्तों। ये किसी देश के खिलाफ नहीं हुआ था। उस समय दोस्तों राजा कौन था उसका, तो उस समय दोस्तों राजा था लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां, जो बिल्कुल दोस्तों क्या था, निरंकुश शासक था दोस्तों। ये याद रखिएगा, बाद में जनता क्या करती थी, उसको फांसी पर चढ़ा देती है दोस्तों। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से होता है। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, लुई 16वां का था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभी जातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर दिया। अभी जातीय वर्ग जो उच्च वर्ग होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों, उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम दोस्तों क्या हो गया, युगांतकारी सिद्ध हुआ दोस्तों। मतलब कि 19वीं शताब्दी के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पर राजतंत्र दोस्तों खत्म हो गया, और राजा भी बना। ऐसा नहीं कि राजतंत्र खत्म हो गया, कुछ समय तक दोस्तों संविधान के अनुसार कानून चला, लेकिन बाद में दोस्तों 1801 में क्या होता है, सत्ता कौन संभाल लेता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1801 में दोस्तों क्या होता है, वहाँ का राजा बन जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगला, आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार का देख लिया तत्कालिक कारण। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अगर पूछ दे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का तत्कालिक कारण दोस्तों था सराजेवो हत्याकांड, जहां बताए थे कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड दोस्तों, उनकी हत्या कहाँ होती है, तो सर्बिया की जो राजधानी रहती है सराजेवो में दोस्तों, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है। और ऑस्ट्रिया के जो राजा रहते हैं वो उनसे बोलते हैं कि जो हमारे राजकुमार की हत्या किए हैं उनको हमारे समक्ष पेश कीजिए। लेकिन दोस्तों जो सर्बिया के शासक रहते हैं वो दोस्तों इससे नकार देते हैं, जिससे नाखुश होकर के ऑस्ट्रिया क्या करता है, उस पर आक्रमण मतलब युद्ध की घोषणा करता है। तो यहाँ से क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। ये दोस्तों इनकी जो हत्या की जाती है दोस्तों, ये 28 जून को की जाती है, 28 जून 1914 को। एक महीना का समय दिया जाता है इनको, सर्बिया को, लेकिन दोस्तों वो मानते नहीं है, इसलिए 28 जुलाई, एक महीना बाद 28 जुलाई 1914 को दोस्तों क्या होता है, युद्ध की घोषणा कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्कालिक कारण आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, फर्डिनेंड हत्याकांड बोल दे या सराजेवो हत्याकांड बोल दे, कुछ ही तरह से बोल दे, आप अपना आंसर यही दीजिएगा। ये 4 वर्षों तक दोस्तों चला था, इसमें भी मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दोस्तों बना था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की और उसकी पत्नी सोफिया, जो 28 जून 1914 को दोस्तों सराजेवो में हत्या होना था इनका। प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर 18 चला था, 4 साल और 6 साल।
प्रथम विश्व युद्ध का समापन पेरिस शांति सम्मेलन के आयोजन 1919 में दोस्तों हुआ था। इसके बाद ही दोस्तों क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद थोड़ा सा तथ्य बदलते हैं, वर्साई की संधि होती है। मतलब जितने भी आपके धुरी राष्ट्र के देश थे उनके साथ दोस्तों अलग अलग संधि होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संधि दोस्तों होता है जर्मनी के साथ दोस्तों वर्साई की संधि, जो होता है 1919 में। कब होता है? 1919 में दोस्तों। यही वर्साई की संधि क्या होता है दोस्तों, बीज बजाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दोस्तों, क्योंकि इस संधि के द्वारा जर्मनी को दोस्तों आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य दृष्टि से, मतलब सभी तरीके पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उसको पंगु बना देता है। और इसमें कहा जाता है कि जो युद्ध हुआ है, युद्ध का कारण तुम हो, मतलब जर्मनी को ठहराया जाता है, और पूरा हर्जाना तुम भरोगे दोस्तों। ये ऐसा क्या होता है संधि में दोस्तों, ये प्रस्ताव रखा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। और एक तथ्य और याद रखिए, इस मतलब युद्ध समाप्ति के बाद दोस्तों एक संगठन बनता है जिसका नाम रहता है राष्ट्र संघ। एक हम लोग देख लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, ये रहता है राष्ट्र संघ दोस्तों, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों बनता है। कब? ये 10 जनवरी 1920 को बनता है। याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को। इससे भी प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका की बात कर रहा है तो वहाँ पर दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आप अगर विश्व इतिहास पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको 2 मार्टिन लूथर दिखेंगे। एक मिलेंगे जो क्या किए थे, धर्म सुधार आंदोलन दोस्तों किए थे, तो वो मार्टिन लूथर दोस्तों अलग है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर अलग है दोस्तों। याद रखिएगा जो भी ईसाई धर्म में दोस्तों धार्मिक बुराइयां थी उसको दूर करने का जो प्रयास किए थे वही धर्म सुधार आंदोलन था। उसको कौन नेतृत्व किए थे? तो वो दोस्तों सिर्फ मार्टिन लूथर थे। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोस्तों जो अमेरिका में नागरिक आंदोलन दोस्तों चलाए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1954 से 1968 के बीच, मतलब 14 साल के मध्य शुरू किया गया था। यह आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ एक आंदोलन था दोस्तों। मतलब ये आंदोलन क्या था, अफ्रीकी अमेरिकी, मतलब कि क्या था वहाँ पर नस्लीय भेदभाव, मतलब कि दोस्तों रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ दोस्तों इन्होंने क्या किया था, ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था दोस्तों। याद रखिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले कि ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1776 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था दोस्तों, तो ये आपके ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ दोस्तों। इसके सेनापति कौन थे अमेरिका के सेनापति दोस्तों, तो ये वॉशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन दोस्तों, जो अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, ये अमेरिका के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। और पूछ भी दे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों रखा गया है वॉशिंगटन डीसी दोस्तों। अमेरिका की क्या है, राजधानी भी है। ये दिमाग में बैठाए रखिएगा। एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ था, तो 1789 में दोस्तों ये संविधान का लिखित संविधान विश्व में दोस्तों पहला अमेरिका का संविधान ही था दोस्तों। जो हम लोग बात कर चुके हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बात कर लिए हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आपका 1775 से लेकर 83 में दोस्तों क्या हुआ था, 83 में दोस्तों आपका पेरिस की संधि होती है, उसके द्वारा क्या होता है, ये आपका बंद हो जाता है। पेरिस की संधि के फलस्वरूप दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और प्रत्येक 4 जुलाई को दोस्तों अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस दोस्तों मनाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ, तो साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग दोस्तों रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। ये दिमाग में डाल लीजिए। साम्यवाद आपको विश्व स्तर पर दोस्तों 2 तरह की विचारधारा देखने के लिए मिलेगी, एक साम्यवादी विचारधारा और एक दोस्तों आपका क्या है, पूंजीवादी विचारधारा दोस्तों। साम्यवादी जिसको हम लोग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है समाजवादी से, ये पॉइंट याद रखिएगा। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवाद समाजवाद का एक चरम परिणति है। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के समुदाय के महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों को अधिकता न हो। मतलब इसमें क्या है कि साम्यवादी व्यवस्था जहाँ पर होती है दोस्तों, मतलब कि वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा दोस्तों वो क्या होगा, सार्वजनिक रूप से होगा दोस्तों। पूंजीवादी में क्या होता है कि वहाँ पर डिसीजन लेने का काम हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या होगा, जो वहाँ के पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के हाथ में होगा। लेकिन साम्यवादी में दोस्तों वहाँ जो क्या होती है, जनता भी दोस्तों से पार्टिसिपेट करने का काम करती है दोस्तों। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो सबसे पहले जानिए कि लेनिन कौन था। तो लेनिन दोस्तों आपका ये जो रूसी क्रांति हुई थी, रूस में जो क्रांति होती है दोस्तों उसके बारे में बताते हैं आपको। जो रूस में क्रांति होती है दोस्तों, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये 1917 में होता है। और दोस्तों ये भी क्या होता है, तो राजा के खिलाफ ही होता है। जो राजा वहाँ का आता है निरंकुश जार निकोलस द्वितीय, उन्हीं के खिलाफ दोस्तों रूस के लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं।
और जिसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, तो लेनिन करते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद दोस्तों लेनिन क्या बनते हैं, रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये दोस्तों आपके 1917 से लेकर 1924 में रहते हैं। इनकी मृत्यु 1924 में जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों कौन बनते हैं, तो स्टालिन बनते हैं। कौन बनते हैं, स्टालिन इनका अगला उत्तराधिकारी दोस्तों बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बनते हैं। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांत कार थे। सोवियत संघ का रूस के प्रथम सरकार के मुखिया थे। वह मार्क्स के विचारों के समर्थक थे दोस्तों। मार्क्स के विचार मतलब कि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे, तो उनका विचार ये था कि पूंजीपति की मतलब पूंजीपतियों को दोस्तों घृणा करते थे। मतलब वो ऐसा सोचते थे, कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जो पूंजीपति पर अधिकार कौन करेंगे, शासन कौन करेंगे दोस्तों, जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं दोस्तों वो शासन करेंगे। मतलब कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनमें सुधार करने का दोस्तों ये काम करते थे दोस्तों, ये कौन, कार्ल मार्क्स। आगे बात करते हैं हम लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। केंद्रीय बल मतलब दोस्तों धुरी राष्ट्र, किसको बोलते हैं, धुरी राष्ट्र। दो गुट बना था दोस्तों आपका, एक मित्र राष्ट्र बना था, एक मित्र गुट वाला था, एक धुरी राष्ट्र था दोस्तों। मित्र गुट वाला बोलेगा तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, आपका अमेरिका, रूस, ये सब दोस्तों आपका आ जाता है। और वहीं धुरी राष्ट्र के हम लोग बात करें तो उसमें जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, और बाद में दोस्तों 1915 में कौन आता है, बुल्गारिया आता है। कौन आता है, बुल्गारिया आता है। क्योंकि दोस्तों ये जर्मनी आपका पहले से ही था दोस्तों, फ्रांस अमेरिका तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका मित्र राष्ट्र में था। तो बचा कौन आपका, ये बुल्गारिया। तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं। तो वहीं आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हम लोग बात कर चुके हैं। 18 तक चला था, 4 साल। यह युद्ध गठबंधन रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्ति में जो आपका धुरी राष्ट्र है उसमें जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया दोस्तों अन्य देश को देखने के लिए मिलेंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी भी इसमें आपके हैं। युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल होता है 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरू कब हुआ हम लोग पता कर चुके हैं। 1914 में शुरू हुआ था, 18 में दोस्तों खत्म हुआ था। ये ध्यान रखना है। तत्कालीन कारण की बात हम लोग कर लिए थे। हाँ, ये याद रखिएगा तत्कालीन कारण क्या था। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी अच्छा, बोस्निया याद रखिएगा दोस्तों, सर्बिया याद मत रखिएगा। सर्बिया मतलब इसके अंतर्गत दोस्तों आता था, लेकिन ये क्या था आपका, बोस्निया याद रखिएगा। बोस्निया में क्या होता है, बोस्निया की राजधानी थी आपका साराजेवो, वहाँ पर इसकी हत्या की गई थी। करेक्शन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका की बात करेगा तो नेल्सन मंडेला का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उनको अफ्रीका का गांधी कहते हैं। इन्होंने दोस्तों क्या चलाया था, तो इन्होंने दोस्तों आपका रंग भेद जो हो रहा था अफ्रीका में दोस्तों, गोरे काले के बीच में आपका जो भेदभाव हो रहा था, तो उसको दूर करने का दोस्तों ये प्रयास किए थे। कौन, आपके नेल्सन मंडेला दोस्तों क्या किए थे, रंग भेद नीति को दोस्तों उसका विरोध किए थे। इसलिए इनको दोस्तों अफ्रीका का गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों 2 पार्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक जर्मनी में हो गया और एक आपका क्या हो गया दोस्तों, इटली में हो गया। एक नाजी पार्टी हो गया, ये किसका था, तो ये दोस्तों जर्मनी में हिटलर स्थापित किया था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 100 साल पहले, तो मतलब ये हमारा परीक्षा पूछा था 2022 में, तो मतलब कि ये स्थापित कब हुआ था दोस्तों, तो 1919-20 के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ था, ये नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों ये पार्टी की स्थापना होती है। तो जर्मनी में आपका बता दिए क्या हो गया दोस्तों, ये नाजी पार्टी काम कर रही थी। और वहीं बात करें इटली में कौन था, तो इटली में दोस्तों मुसोलिनी जो था दोस्तों वो फांसीवाद का दोस्तों पोषक बना हुआ था। तो यही दोनों क्या करते हैं, आगे चलकर अपना एक गुट बनाते हैं दोस्तों, और आगे चलकर आपको सेकंड वर्ल्ड वार देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो ये बोलेगा तो कहाँ था, जर्मनी में था दोस्तों। तो 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना एडोल्फ हिटलर द्वारा किया गया था। ये स्थापना 1919 में एन डेक्सलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से दोस्तों किया था। आगे हम लोग बात करते हैं, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में तो शामिल कर दिया था। इसको हम बताए थे कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, मतलब कि जो अमेरिका का दोस्तों एक हार्बर था, बंदरगाह था, उस पर क्या किया था दोस्तों, जापान ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, उसको उड़ा दिया था। मतलब वहाँ से उसको तहस नहस कर दिया था, जिससे अमेरिका दोस्तों क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुआ। और यही तो था दोस्तों, इसी का बदला किसने लिया था दोस्तों, अमेरिका ने लिया था जापान पर परमाणु बम गिराकर दोस्तों। भले ही हवाला दे देता है कि जापान मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं चाहता था, इसलिए युद्ध समाप्ति के लिए हम बम गिराए थे, लेकिन कारण दोस्तों यही था। तो जापानियों द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डा
जो पर्ल हार्बर दोस्तों उस पर अचानक ज़बरदस्त हमला किया गया, जिसके कारण 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जिस दिन किया उससे अगले दिन दोस्तों क्या हुआ था, शामिल हुआ। किसकी तरफ शामिल होगा दोस्तों, तो आपका जो इंग्लैंड का जो है गुट उसमें शामिल होगा दोस्तों, मतलब कि मित्र राष्ट्र में। इसकी परिणति 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर देखने के लिए मिलता है, जो परमाणु बम गिराता है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर, मतलब 3 दिन के अंदर दोस्तों 2 बम गिरा देता है, परमाणु बम के साथ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चला। यह मित्र राष्ट्र जो बता दिए थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया, और ध्रुव में जर्मनी, इटली, जापान दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बीच में दोस्तों हुआ था। किस यूरोपीय ख्याति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी दोस्तों, तो ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली आपके इंडोनेशिया हो गए, चीन हो गए, भारत हो गए, मतलब ये सभी देशों में दोस्तों, मतलब जो हमारा तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले आने का काम किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों। और पुर्तगालियों ने क्या किया था, अपना सत्ता दोस्तों स्थापित करने में कायम हुए थे। तो पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। भारत में समुद्री रास्तों की खोज 15वीं शताब्दी सदी के अंत में, जिसके बाद यूरोपीय भारत आना आरंभ कर दिए थे। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपना उपनिवेश बनाने में सफल हुए। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, और 18वीं सदी के अंत तक कई जगहों पर दोस्तों अपना अधिकार भी कर चुके थे दोस्तों। सिर्फ भारत हमारा गुलाम नहीं था दोस्तों, और भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर विश्व इतिहास आप लोग पढ़िएगा तो चीन हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, ये सभी को दोस्तों अपना गुलाम बनाए हुए थे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो गुट निरपेक्ष दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। ये बेलग्रेड कहाँ है दोस्तों, तो यूगोस्लाविया में दोस्तों एक प्लान था उसका। तो अब ये गुट निरपेक्ष क्या है, ये गुट निरपेक्ष क्या है, तो सब सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों खत्म हुआ था 1945 में। तो इंग्लैंड जो एक महाशक्ति के रूप में थी दोस्तों, तो युद्ध जीतने के बाद भी उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो आपको तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों बताएं हम आपको कि क्या होता है कि इंग्लैंड की स्थिति खराब हो जाती है। इंग्लैंड की स्थिति खराब होने के कारण दोस्तों विश्व स्तर पर अगर बात करें, विश्व पटल पर, तो 2 देश ऐसे होते हैं जो महाशक्ति के रूप में दोस्तों उभरते हैं। एक आपके हो गए यूएसए, एक हो गए यूएसए, एक हो गया यूएसएसआर, मतलब कि दोस्तों सोवियत संघ। ये सोवियत संघ मतलब कि आपका हो गया, जिसको हम रूस के नाम पे जानते हैं, उसमें सबसे बड़ा गुट जो देश था वो रूस था। ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में दोस्तों क्या होता, एक तरह का दोस्तों कोल्ड वार होता, मतलब एक तरह का वाक युद्ध होता। कारण क्या होता है दोस्तों, तो अमेरिका जो था दोस्तों वो ठहरा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब इनका जो विचारधारा था पूंजीवादी था, और सोवियत संघ का दोस्तों समाजवादी था। ये अपना क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं समाजवादी का, ये अपना प्रचार कर रहे हैं दोस्तों पूंजीवादी का। अब जितने भी विश्व के अधिकांश देश है दोस्तों सभी क्या हो रहे हैं, कुछ इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ इसमें शामिल हो रहे हैं दोस्तों। और एक ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों, क्या होता है कि लग रहा था कि अब क्या होगा, दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध होता है, लेकिन दोस्तों युद्ध का माहौल बनता है लेकिन युद्ध होता नहीं, जिसे हम लोग कोल्ड वार के नाम से, शीत युद्ध के नाम से दोस्तों जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, ना तो अमेरिका गुट में शामिल होते हैं, ना ही आपके सोवियत संघ के गुट में शामिल होते हैं। जैसे भारत हो गया आपका, मिस्र हो गया दोस्तों, यूगोस्लाविया हो गया आपका, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, तटस्थ रहते हैं, मतलब दोनों गुट से दोस्तों तटस्थ रहते हैं। उसी क्या कहते हैं हम लोग, गुट निरपेक्ष कहते हैं दोस्तों। तो ये कब हुआ था सम्मेलन, तो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। ये आप बात याद रखिएगा, वही बातें यहाँ पर बताई गई है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों 1961 में सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड में दोस्तों हुआ था। इसमें 25 देशों ने दोस्तों क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया, ताकि राष्ट्रों को 2 महाशक्ति जो बताया आपको, सोवियत संघ और यूएसए, के बीच फंसने से बचा जा सके। इसके अंतिम में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया का दोस्तों टीटो ने क्या किया दोस्तों, पार्टिसिपेट किया था, प्रमुख भूमिका दोस्तों निभाई थी, जो पहला आपका सम्मेलन हुआ था। आगे हम लोग आते हैं कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था, तो नाजीवाद का संस्थापक हम बोल दिए कौन था दोस्तों, एडोल्फ हिटलर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप इटली में बोलेगा तो आपका फासीवाद स्थापित किया था कौन था दोस्तों, तो मुसोलिनी जो इटली में था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, अपना एक गुट बना करके सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों शुरू किया था। वहीं बात करते हैं कि अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे दोस्तों, रोम से। कहाँ से आए थे, रोम से दोस्तों ये वापस आ गए थे। पहले ही दोस्तों इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था सब रोम में था दोस्तों, लेकिन बाद में क्या होते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं कहाँ, अपने काबुल आ जाते हैं दोस्तों। इन्हें जो आप राजा जाहिर शाह नाम सुन रहे हैं, इन्हें दोस्तों अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता का उपाधि दोस्तों मिला हुआ है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता, जैसे हम लोग के भारत के राष्ट्रपिता अगर बोलते हैं तो महात्मा गांधी, उसी तरह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों, तो आपका ये
राजा जाहिर शाह दोस्तों। तो इनकी बात मतलब ये तथ्य जो है वो याद रखे रहिएगा। अब यहाँ पर कुछ दिया है कालानुक्रम पढ़ाने के लिए कि पहले कौन। तो गांधी जी हो गए, लेनिन हो गया, माओ तुंगे हो गए, कार्ल मार्क्स हो गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है कि पहले कौन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स देख रहे हैं दोस्तों, तो ये इनका संबंध बहुत ही पुराना है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का मतलब कार्ल मार्क्स हो गया दोस्तों गांधी जी से ही पहले। लेनिन तो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है 1917 की क्रांति में दोस्तों। तो ये सबसे पहले कौन आएंगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स आएंगे। उसके बाद महात्मा गांधी आएंगे दोस्तों। उसके बाद आपके लेनिन आएंगे और माओ से तुंगे दोस्तों। ये चीन के थे, कहाँ के थे, चीन के। जब चीन में दोस्तों आपका साम्यवादी क्रांति होती है 1949 में, तो उसके बाद दोस्तों जो राजनीतिक शक्ति आती है दोस्तों, ये माओ से तुंगे के हाथ में दोस्तों आती है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका बी में है, तो हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। वो जन्म काल के अनुसार दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर जन्म काल के अनुसार आपका दिया हुआ है। आगे बात करते हैं पाइथागोरस का नाम सुनेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही फेमस है मैथ के लिए। तो पाइथागोरस कहाँ कहते हैं दोस्तों, पाइथागोरस आपके जो थे ये यूनानी राजनीतिज्ञ थे। कहाँ से, यूनानी गणितज्ञ थे, मतलब कि यूनान के दोस्तों क्या थे, एक फेमस दोस्तों क्या थे, गणितकार थे दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, दार्शनिक भी थे, गणित के थे। और पाइथागोरस प्रमेय आपसे आप परिचित ही होंगे दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो ये मैगलन का नाम सुने होंगे। मैगलन ने क्या किया दोस्तों, पूरी पृथ्वी का दोस्तों चक्कर लगाने का काम किया था। ये पुर्तगाल के एक नाविक थे जिसने सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाने का समुद्री अभियान का नेतृत्व किया था दोस्तों। समुद्र के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर लगाने का प्रयास किया था दोस्तों। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। ईसा मसीह यीशु को दोस्तों सूली पर चढ़ाया गया था। तो हम बताए थे, कल पढ़ा रहे थे तो ईसा मसीह के बारे में कि एक होता है आपका क्रिसमस, जो उनकी क्या होती है पुण्य जन्म तिथि के अवसर बनाया था। एक होता है गुड फ्राइडे, जब उनको सूली पर चढ़ा गया था। तो कौन दिन था दोस्तों वो, तो आपका गुड फ्राइडे था। क्या था आपका था दोस्तों, कौन सा दिन, वो गुड फ्राइडे था। ये बात हम बता चुके हैं। और ये सब तथ्यों के बारे में कल हम ईसा मसीह के बारे में दोस्तों बताए थे। नादिर शाह किस देश का वासी था। तो नादिर शाह के बारे में बोलेगा जिसे हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों। ये फारस का था। फारस को हम लोग दोस्तों ईरान कहते हैं, याद रखिएगा। फारस को हम लोग क्या कहते हैं, ईरान कहते हैं दोस्तों। तो नादिर शाह के बारे में याद रखिए कि जब उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में पढ़िएगा तो उसमें एक आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो 1719 से क्या होते हैं दोस्तों सत्ता संभालते हैं, और 1748 से दोस्तों क्या होते हैं वो मुगल गद्दी पर दोस्तों रहते हैं। तो 1739 में क्या होता है, उन्हीं के शासन काल में ये नादिर शाह का दोस्तों क्या होता है आक्रमण होता है, जो बहुत ही फेमस होता है। और ये नादिर शाह और आपके मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक है दोस्तों, उनके बीच में दोस्तों एक करनाल का युद्ध होता है, जिसमें जो आपके मोहम्मद शाह रंगीला है जो मुगल बादशाह, वो क्या होते हैं पराजित होते हैं। और पराजित होने के फलस्वरूप दोस्तों क्या करता है, ये जो नादिर शाह है यहाँ पर दोस्तों सत्ता संभालने के लिए या हुकूमत जमाने के लिए दोस्तों नहीं आता, बल्कि लूटपाट करने के लिए आता है दोस्तों। ये 1739 में जब आया था दोस्तों, तो करोड़ों रुपए हो गया आपका तख्त ताउस, मतलब कि जो मयूर सियाफन हो गया दोस्तों, कोहिनूर हीरा हो गया, सब चीज़ दोस्तों ये लेकर के यहाँ से चला गया था। इसके बारे में जानिएगा, याद रखिएगा। देखिए वही बातें बताई गई है। तो 1739 में पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक जो थे मुगल बादशाह आपके मोहम्मद शाह थे, उनका इन्हीं का उपाधि है रंगीला। जो 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह नादिर शाह के मध्य हुआ था, इसमें मुगल सेना पराजित होती है। तत्पश्चात संधि हुई, परंतु सादत खां के कहने पर 20 मार्च 1739, सादत खां कौन था, तो अवध का शासक था, तो ये याद रखिएगा। 1739 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह दिल्ली पर 87 दिन तक रहा और वापस आते समय तख्त ताउस, इसी को मयूर शासन कहते हैं, जो शाहजहां ने बनवाया था। कोहिनूर हीरा अपने साथ दोस्तों ले गए। अब बता दिए करोड़ों रुपए भी ले गया था दोस्तों। ईरान का नेपोलियन दोस्तों हम लोग नादिर शाह को कहते हैं। आगे आते हैं, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो बांग्लादेश जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये इसका निर्माण दोस्तों 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है, बांग्लादेश का दोस्तों निर्माण होता है। और उस समय जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधान मतलब कि जो प्रशासक होते हैं पहले, वो शेख मुजीबुर रहमान होते हैं दोस्तों, जो अभी आपकी उनकी बेटी है, उनका नाम दिमाग से निकल गया मैं, शेख हसीना। हाँ, शेख हसीना जो है दोस्तों, जिनको अभी क्या किया है, उनको बांग्लादेश से खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया दोस्तों। तो उन्हीं की बेटी है आपके मुजीबुर रहमान के दोस्तों। मुजीबुर रहमान को दोस्तों बांग्लादेश का मतलब राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका जो भी मुद्रा वगैरह होता है, नोट वगैरह, वहाँ पर इन्हीं का फोटो होता है। लेकिन अभी जो वहाँ की जो राजनीतिक जो तख्ता पलट दोस्तों हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया दोस्तों, इनको मतलब कि जो नोट पर जो इनको छापा जाता था, मतलब इनका फोटो रहता था, वो फोटो को दोस्तों हटा दिया गया है। ऐसा आप
देख सकते हैं न्यूज़ में दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बता दिए कि जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, आज़ादी के साथ ही दोस्तों क्या हुआ था, विभाजन भी हो गया था। तो जहाँ पर मुसलमानों की अधिकता थी, तो अधिकता थी दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में आपको देखने के लिए मिलता है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है। और जो हमारा पूरा भारत है, पूर्वी भारत है, जो बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल था दोस्तों, वहीं पर आपको ज़्यादा मुसलमान था। वहाँ पर ये धर्म के आधार पर दोस्तों पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो ये पूर्वी भारत और पूर्वी भारत का कुछ प्रांत हो गया, और आपका उत्तर पश्चिम भारत का कुछ प्रांत हो गया, मिलकर दोस्तों पाकिस्तान बना था। लेकिन जो पाकिस्तान थे दोस्तों, ये बांग्लादेशी जो पूर्वी पाकिस्तान थे, उसको अपना वास्तविक मुसलमान नहीं मानते दोस्तों, उस पर बहुत अत्याचार करते थे, जिसके कारण वहाँ के जो एक नेता खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, हम कहा कि हम अलग होकर के अपना एक देश बनाएंगे। जैसे अभी बलूचिस्तान है दोस्तों, अभी देखिए पाकिस्तान का फिर विभाजन होने वाला है। बलूचिस्तान भी दोस्तों आपको कुछ समय बाद स्वतंत्र देश के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो 1971 याद रखिएगा। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, बता दिए हैं कि जो राष्ट्रवादी भावना जगाने में काम किया था, सबसे बड़ा हाथ किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो आगे चल करके 1801 में क्या बनता है आपका? फ्रांस का दोस्तों राजा बनता है। लुई 16वां उस समय क्या था दोस्तों? फ्रांस का राजा था। इसी के खिलाफ दोस्तों क्या हुआ था? आपका आंदोलन हुआ था, बाद में इसको फांसी चढ़ा देता है। हिटलर के बारे में जानते ही हैं, जर्मनी का था, नाजी पार्टी का संस्थापक था दोस्तों। ये बेनिटो जो मुसोलिनी है दोस्तों, ये क्या था? फांसीवाद का संस्थापक था, जो इटली का था दोस्तों। ये सब तथ्य याद रखिएगा। ये है 100 ईयर्स वॉर, मतलब 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला किसके बीच में? 100 साल की लड़ाई बोल दे, सप्तवर्षीय युद्ध बोल दे, तो ये दोस्तों भाई आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दोस्तों हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आपका 7 ईयर वॉर्स हो गया, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, आगे देखने के लिए मिलेगा आपको। और 100 साल की लड़ाई दोस्तों ये आपको किसके बीच में? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था दोस्तों, जो 1337 से लेकर के आपका 1437 तक दोस्तों चला था, इसीलिए इसको हम 100 वर्ष की लड़ाई के नाम पर जानते हैं। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोल मतलब चंगेज खां। मंगोल मतलब जैसे आप कहीं मंगोल का नाम सुने तो चंगेज खां आपके दिमाग में दोस्तों तुरंत आना चाहिए, क्योंकि चंगेज क्या थे दोस्तों? मंगोल ही थे। तो ये जो मुगल हैं दोस्तों, ये क्या थे? इन्हीं के वंशज थे। मुगल दोस्तों 2 के वंशज है, माता की ओर से आपके तैमूर के हो गए, और पिता की ओर से दोस्तों ये मंगोल के हो गए। तो ये मंगोल के जो वंशज मुगल थे, वो कहाँ के दोस्तों? मध्य एशिया के हो गए। कहाँ के हो गए दोस्तों? ये मध्य एशिया के दोस्तों थे, ये भी याद रखिएगा। तो मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल का संस्थापक मुगल का बाबर था, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। ये पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से दोस्तों मंगोल थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? ये आप बहुत ही फेमस दोस्तों किसके लिए? तो लोकतंत्र की परिभाषा के लिए। जब भी आप क्लास करते होंगे 9, 10 या 8 में, तो वहाँ आप टीचर जब पूछते हो कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का दोस्तों आप यही परिभाषा देते होंगे कि अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो ये अब्राहम लिंकन कौन है भाई? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति दोस्तों, इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये वक्तव्य लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में दोस्तों दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर 16वें राष्ट्रपति के रूप में दिया है कि अमेरिका के कौन थे? 16वें राष्ट्रपति दोस्तों थे, जो आपको गृह युद्ध बताए थे कि गृह युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। 1861 से लेकर 65 तक दोस्तों चला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। दास प्रथा भी खत्म करने का काम यही किए थे। कौन आपके? तो अब्राहम लिंकन। आगे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, परेशान मत हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारे फैक्ट बता रहे हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर प्रश्न आता है बिहार के एग्जाम में, तो आता है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में दोस्तों, तो यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने का आपका दोस्तों नहीं मिलेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जुड़े थे? जब गुट निरपेक्ष के बारे में बताए थे अभी हम कि दोनों गुटों से अलग होकर रहना, मतलब कि अमेरिका से और सोवियत संघ से अलग होकर रहना है आपको, वही कहलाता है गुट निरपेक्ष। जिसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में दोस्तों, सर्बिया की राजधानी आपका 1961 में हुआ था। तो कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से थे, मार्शल टिटो भी थे, और आपके कर्नल नासिर भी थे दोस्तों। तो कौन नहीं था? तो बेनजीर भुट्टो दोस्तों नहीं थे, ये पाकिस्तान के थे दोस्तों। और पाकिस्तान ये गुट निरपेक्ष में दोस्तों शामिल नहीं हुआ था, बल्कि दोस्तों ये आपका अमेरिका के गुट में दोस्तों शामिल हुआ था, याद रखिएगा। जो उसका एक संगठन था बना हुआ, वहाँ पर दोस्तों ये शामिल हुआ था। तो 1961 के बारे में बता दिए थे आपको। 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? बेलग्रेड में हुआ था। इसमें आपका टीटो हो गए, नासिर हो गए, सुकर्णो हो गए, जो घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये सब क्या होते शामिल दोस्तों हुए थे। आगे बात करते हैं कि 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो आप दोस्तों रूस का इतिहास जब पढ़ने जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे युद्ध देखने के लिए मिलेंगे। क्रीमिया का युद्ध, जिसमें बहुत ही फेमस युद्ध है दोस्तों, ये रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। ये क्या था दोस्तों कि रूस मतलब कि तुर्की पर, जब तुर्की पर तो वहाँ पर अव्यवस्था जब फैल जाती है, तो जितने भी यूरोप के अधिकांश देश है दोस्तों, सभी चाहते हैं कि क्या करें हम,
तुर्की पर अपना अधिकार जमा ले। तो सबसे इसमें जो सबसे जोर ज़्यादा देता है दोस्तों रूस देता है। इसके लिए इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, आपका क्रिमियन का युद्ध होता है तुर्की और रूस के बीच में दोस्तों। ये जब आप ग्रेजुएट अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप वहाँ पर एक पेपर होता है आपका पार्ट 3 में आपका ये विश्व इतिहास पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर आपको रूस का इतिहास और या तो चीन का इतिहास हो गया, अमेरिका का इतिहास, ये सब पढ़ने के लिए दोस्तों मिलता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका इतिहास पढ़ना चाहते हैं। वही बात है कि 1854-56 में क्रीमियन युद्ध में रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। तुर्की की तरफ से फ्रांस इंग्लैंड युद्ध में भाग लिए थे और क्रीमिया युद्ध का अंत पेरिस की संधि दोस्तों हुआ था। ये 30 मार्च 1856 को दोस्तों संपन्न हो गया था। 54-56 याद रखिएगा, किसके बीच में, तुर्की और रूस के बीच में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन, जो इसको थॉमस पेन बोलते हैं, ये दोस्तों एक लेखक थे, किस काम के लिए उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, किस काम के लिए किए थे दोस्तों। तो ये दोस्तों जो सामान्य बुद्धि था, मतलब कि लोगों में जो था दोस्तों, जो उनके अंदर जो सूझबूझ था उसको जगाने का दोस्तों काम किए थे। कौन, आपके, तो थॉमस पेन। ये जो 1776 में जो अमेरिकी क्रांति हुआ दोस्तों, इनमें प्रमुख भूमिका निभाने का काम किए थे। लड़ाई नहीं लड़े थे, बल्कि अपने लेख पर दोस्तों क्या किए थे, लोगों को दोस्तों जागरूक किए थे। ये बल्कि ये ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश लेखक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व इतिहास में आपको देखने के लिए मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही पहली परमाणु कब होता है, 6 अगस्त। तो यहाँ पर 6 अगस्त 1945 दिया है। कहाँ पर, तो जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों। उसके बाद 9 अगस्त जापान के नागासाकी पर दोस्तों। विश्व इतिहास हम लोग देख चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय हिरोशिमा, फैट मैन आपका नागासाकी, ये भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने का काम किसने किया दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था दोस्तों 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा महाशक्ति था दोस्तों। ये इसमें ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय था मेटरनिक, का नाम सुने होंगे, मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण हो दोस्तों। अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाता तो जो ऑस्ट्रिया जो मेटरनिक था, जिस पे अपना शासन स्थापित किए हुआ था, वो अगर क्या होता, एकीकरण के फलस्वरूप दोस्तों उसके हाथ से निकल जाता दोस्तों। तो सबसे बड़ा बाधा जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण में दोस्तों, वो कौन था दोस्तों, ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया का जो शासक था, वो चांसलर जो था मेटरनिक था दोस्तों, तो वही याद रखिएगा। लेकिन 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया जर्मनी पर शासन किया था। जर्मनी इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद राष्ट्रवाद का विकास दोस्तों होता है। वही बताएं कि राष्ट्रवाद जगाने में सबसे बड़ा काम कौन करता है दोस्तों, तो नेपोलियन ही करता है। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने दोस्तों आक्रमण कर किस पे जीता था, तो मोरक्को। मोरक्को दोस्तों क्या है, एक अफ्रीका महादेश का दोस्तों देश है। यहीं का जो यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, इब्न बतूता का नाम सुने होंगे, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, रहला दोस्तों। इसी पर क्या किया था, इटली ने दोस्तों आक्रमण करके इसको दोस्तों जीत लिया था। तो इटली का आक्रमण कर मोरक्को देश जीता था। मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। आगे बात करते हैं प्यूनिक युद्ध। प्यूनिक युद्ध क्या है, तो जब दोस्तों विश्व इतिहास में आप प्राचीन यूरोपीय इतिहास को जब पढ़िएगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको रोमन साम्राज्य पढ़ने के लिए मिलेगा। रोमन साम्राज्य दोस्तों एक समय था जो अपना 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था दोस्तों, उसका साम्राज्य। 3 महाद्वीप मतलब एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका हो गया। इस तरह से 3 महाद्वीपों में एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य। तो वहाँ पर प्यूनिक युद्ध हुआ था दोस्तों। वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्यूनिक युद्ध होता है दोस्तों 3 चरणों में होता है। किसके बीच में होता है दोस्तों, ये तो रोम और कार्थेज के बीच में होता है। अब ये कहाँ से पढ़ने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों, तो जब आप 11वीं क्लास का इतिहास पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर आपको विश्व इतिहास भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसमें चंगेज खां के बारे में पढ़िएगा, आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़िएगा, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, पाषाण काल जो होता है, कैसे मनुष्य का उद्भव हुआ, सब चीज़ उसमें दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये प्यूनिक युद्ध दोस्तों वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये कहीं आपको सिलेबस में मतलब कोई बुक उठा लीजिएगा वहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिलेगा नहीं। तो किसके बीच में होता है दोस्तों, रोम और कार्थेज के बीच में होता है। जिसमें क्या होता है, कार्थेज दोस्तों हार होती है, रोम साम्राज्य होता है उसकी दोस्तों जीत होती है। ये 3 युद्ध होता है, 3 चरणों में दोस्तों होता है। वही बातें हैं, याद रखिएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में। वियतनाम का जब नाम सुनते होंगे तो 1930 में किसने किया था, तो हो ची मिन का नाम सुने होंगे। हो ची मिन दोस्तों क्या किए थे, वियतनाम। जब हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़े होंगे आप 10th क्लास में, तो वहाँ पर देखते होंगे हिंद चीन में क्या होता, राष्ट्रवाद हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, तो जो यूरोपीय दोस्तों कंपनी थे उसके खिलाफ हुआ था। वहाँ पर हिंद चीन में राष्ट्रवाद अपने आप को दोस्तों यूरोपीय कंपनी से मुक्त कराने के लिए दोस्तों हुआ था, जिसमें एक प्रमुख नेता थे आपके हो ची मिन दोस्तों। हिंद चीन में दोस्तों कौन कौन से देश आते हैं, अगर पूछ दे आपसे तो बोलिएगा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम दोस्तों वहाँ के हिंद चीन के अंतर्गत दोस्तों आने वाले प्रांत है दोस्तों। तो 1930 में जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1930 में किसने की थी, हो ची मिन ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा ये।
और इसका जो वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी पता रखिएगा कहाँ था दोस्तों, ये हनोई में था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम न्यूगेन आई क्वक, ये आप पढ़े होंगे। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, ग्युएन फू त्रांग है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके, तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई में है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे है आपका सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बता दिए थे, किसके बीच में होता है, 7 साल तक चला था, 1756 से लेकर 1763 तक दोस्तों। ये किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। किसकी हार होती है दोस्तों, तो इंग्लैंड की जीत होती है और फ्रांस की दोस्तों हार होती है। क्या पूछा है, किसकी फौज की हार हुई, तो फ्रांसीसियों की दोस्तों हार हुई। आपका 100 वर्षीय युद्ध बताया 1337 से लेकर 1480 तक दोस्तों। आइए आपका 70 वर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक चला था दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ये भी तथ्य के बारे में बता दिए थे। इसी समय हमारे भारत में भी दोस्तों क्या रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था युद्ध, तो इसका नाम था कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आंग्ल कर्नाटक युद्ध दोस्तों हमारे भारतीय राजाओं के साथ नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के खिलाफ हुआ था। इसमें दोस्तों यहाँ भी क्या होता है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की दोस्तों हार होती है। और यहाँ पर एक वांडीवास युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, वांडीवास के युद्ध के बाद पूरी तरह से फ्रांसीसियों पर कब्जा जमा लेता है कौन दोस्तों, तो इंग्लैंड है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। 1760 में दोस्तों का वांडीवास का युद्ध होता है। सभी तथ्य पर हम बात कर चुके हैं। अब आगे आ जाते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन सी संधि थी दोस्तों, तो प्रथम अफीम युद्ध दोस्तों नानकिंग की संधि। जब आप चीन का इतिहास पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पर दो तरह के मतलब कि दो अफीम युद्ध का नाम देखने के लिए मिलेगा, एक प्रथम अफीम युद्ध और एक द्वितीय अफीम युद्ध। अब बात आता है कि सर ये अफीम युद्ध है क्या, किसके बीच हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड और चीन के बीच में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों कि जो इंग्लैंड की जनता थी दोस्तों वो अफीम के आदी हो गई थी। अफीम के आदी हो जाने के कारण क्या हो रहा था दोस्तों कि वहाँ के जो राजा थे दोस्तों वो टेंशन में आ गए थे, मतलब क्या चिंतित हो गए थे कि इस तरह से अगर अफीम का क्या हो जाएगा, मतलब हमारी जनता आदी हो जाएगी तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा प्रांत, उसका क्या होगा। तो इसीलिए क्या किया था, चीनी जो सरकार थी, जो चीनी शासक थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, अफीम पर दोस्तों लगा दिया था प्रतिबंध। लेकिन अफीम से अंग्रेजों को दोस्तों बहुत लाभ हो रहा था, बहुत लाभ हो रहा था। तो क्या किए, वो इनलीगल तरीके से दोस्तों क्या कर रहे थे, मतलब गुप्त रूप से चीन में दोस्तों क्या कर रहे थे, अफीम का व्यापार दोस्तों कर रहे थे। लेकिन जब उसको पता चला चीन के शासक को दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसका विरोध किया। विरोध करने पर दोस्तों इंग्लैंड और चीन में दोस्तों क्या होता है, अफीम युद्ध दोस्तों हो जाता है, मतलब कि युद्ध शुरू होता है, जिसका नाम क्या है, अफीम युद्ध। किसके लिए होता है, अफीम के कारण हुआ था, इसका नाम हो गया तो अफीम युद्ध। दो अफीम युद्ध देखने के लिए मिलेगा, एक 1839 से लेकर के 42 तक, और एक मिलेगा आपको 1856 से लेकर के 60 तक दोस्तों। तो पहला जो अफीम युद्ध हुआ था इसमें दोस्तों नानकिंग की संधि होती है, और दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका पीकिंग की संधि होती है। इसमें चीन की ही हार होती है। चीन हारने के फलस्वरूप कुछ शर्तें रखता है इंग्लैंड, उसको मानना पड़ता है दोस्तों, किसको, तो चीन को दोस्तों, याद रखिएगा। तो नानकिंग की संधि पहला, दूसरा पीकिंग। ये पीकिंग है दोस्तों, बाद में क्या होता है बीजिंग, अभी देख रहे हैं ना बीजिंग, चीन की राजधानी वो बीजिंग है दोस्तों, जो पीकिंग हम लोग कर रहे हैं। तो पहला नानकिंग, दूसरा आपका बीजिंग। तो वही बातें थी, हम बता चुके हैं सब, वही इसमें है। आगे आते हैं कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बताया था कल जब इंग्लैंड के बारे में बता रहे थे। तो ये एक ऐसी क्रांति थी दोस्तों जहां पर क्या हुआ था कि एक बूंद रक्त के बिना ही क्या होता है, भारी परिवर्तन देखने के लिए दोस्तों आपको मिलता है। वहां पर क्या होता है, इंग्लैंड का जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर दोस्तों जो आंतरिक कलह होता है दोस्तों वो राजा और पार्लियामेंट के बीच में होता है। मतलब कि वो समझ नहीं पाते हैं कि पावरफुल कौन है, राजा है कि पार्लियामेंट है। मतलब कि राजा का क्या है, अंडर में आपका पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट के अंदर में दोस्तों क्या है, राजा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जब गौरवपूर्ण क्रांति होती है तो यहाँ पर साबित हो जाता है कि क्या है, पार्लियामेंट जो है वही क्या है दोस्तों, प्रमुख है, मतलब कि बड़ा है। मतलब जो राजा हो, राजा पर क्या है, किसका नियंत्रण है दोस्तों, पार्लियामेंट का नियंत्रण राजा पर है दोस्तों। मतलब कुछ भी करेगा तो पार्लियामेंट के नियंत्रण में ही दोस्तों राजा काम करेगा। तो ये कब होता है, तो 1688 में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। इसको रक्त विहीन क्रांति भी दोस्तों कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। उस समय जेम्स द्वितीय क्या थे, आपके राजा थे, कहाँ के, तो आपके इंग्लैंड के। देखिए पढ़ के सुनाते हैं, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति गौरवशाली क्रांति है 1688 में दोस्तों होता है। इसे रक्तहीन क्रांति, वैभवशाली क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी। इसमें बता दिए कि कोई रक्तपात नहीं हुआ था, इसमें रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। यह धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी। इस क्रांति के इंग्लैंड के तत्कालीन कैथोलिक शासक जेम्स द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़कर फ्रांस भागने के लिए विवश कर दिया था, तथा उसकी पुत्री मैरी द्वितीय और उसका दामाद जो थे प्रोटेस्टेंट, मतलब कि कल बताए थे हम ईसाई धर्म बाद में क्या होता है दोस्तों, विभाजित हो जाता है, जिसमें एक कैथोलिक हो जाते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, मतलब जो सुधार चाह रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, सुधार चाह रहे हैं, वो हो गए
प्रोटेस्टेंट जो सुधार नहीं चाह रहे वो हो गए कैथोलिक। तो कैथोलिक को दोस्तों यहाँ भागना पड़ा, और जो उनके दामाद थे मेरी द्वितीय और इनके जो विलियम क्या करते हैं, इंग्लैंड के दोस्तों राजा बनते हैं अगले ये गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। फ्रांस में पेरिस कम्यूनल की स्थापना कब होती है? तो फ्रांस में अगर पूछेगा पेरिस कम्यून की स्थापना दोस्तों 1871 में होती है। कब होती है? 1871 में दोस्तों ये होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई। पेरिस कम्यून की एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा को स्वतंत्र करने के प्रयत्न में था। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित करना, उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत करने के लिए आवश्यक एवं सृजन करना था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस की पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। सर्वहारा वर्ग जो मतलब कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं दोस्तों, मजदूर हो गए, किसान हो गए, उनको क्या करना, उनमें दोस्तों उत्थान करने के लिए ये किया गया था। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कल्चरल जब रेवोल्यूशन हो रहा था दोस्तों, तो उस समय जो चीन के जो ये चीन में हुआ था, तो उस समय जो प्रशासक थे वो कौन थे? माओ से तुंगे। कौन थे ये? माओ से तुंगे के बारे में बता दिए थे कि साम्यवादी क्रांति जब चीन में हुई थी तो 1949 में, तो उसके बाद सत्ता इन्हीं के हाथ में दोस्तों आ गई थी। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ से तुंगे थे। चीन में साम्यवादी पार्टी का जन्मदाता माओ से तुंगे को माना जाता है। इन्होंने 1949 से लेकर 73 तक चीन पर शासन किया था। इसके द्वारा चलाए गए सिद्धांत को माओवाद कहा जाता है। माओवादी के बारे में सुने होंगे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों 1868 में हुई थी। ये फेमस है, प्रश्न याद रखिएगा। ये सब कांस्टेबल में पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। जापान की रक्तहीन ये क्या था? रक्तहीन क्रांति, जिससे आप देखें गौरवपूर्ण क्रांति, इसी तरह से यहाँ भी आपको देखने के लिए दोस्तों मिलता है। आपको क्या? तो मेजी पुनः स्थापना दोस्तों देखने के लिए मिलता है, जिस तरह से आपका इंग्लैंड में देखें हम लोग। तो जापान में रक्तहीन क्रांति मेजी की पुनः स्थापना वर्ष 1868 में हुई थी। जापान में मेजी के शासन से पूर्व सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। मेजी की स्थापना के साथ ही जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया दोस्तों प्रशस्त होती है। सामंतवादी मतलब दोस्तों जो राजा के अंडर में काम करते हैं, मान लीजिए कि राजा, इनके पास समझिए एक तरफ जमींदार, फिर एक तरफ समझिए कि जमींदार जो होता है उसी को हम लोग सामंत कहते हैं। मतलब उनके पास दोस्तों अपनी सेना होती है। राजा को जरूरत पड़ा तो क्या किया, सामंत को दोस्तों बताया कि हमें यहाँ पर क्या करना, लड़ाई करना है। तो सामंत क्या किया, अपनी सेना को दोस्तों भेजा। राजा क्या करेगा दोस्तों? तो राजा उसके लिए उसको जो भी मतलब सुविधा हो उसको अपने राज्य में दोस्तों देगा। इंग्लैंड अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो दोस्तों ये लागू किया था 1765 में। इंग्लैंड, यही सब जो कारण बनता है दोस्तों आपका, जो आगे चल करके अमेरिकी क्रांति के रूप में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो स्टाम्प एक्ट कब बना था दोस्तों? ये आपका 1765 में इंग्लैंड ने लगाया था। किस पर? अमेरिका पर। तो ये 1765 के बारे में अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे अमेरिकी उपनिवेशवाद पर लगाया जाने वाला पहला आंतरिक कर था। फ्रांस के साथ महंगे 7 साल के युद्ध के बाद अपने वित्त को फिर से भरने में मदद करने के लिए ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प अधिनियम दोस्तों पारित किया था, जो एक प्रकार का कर था। कर की बढ़ोतरी के लिए दोस्तों ये लाया गया था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो साइनो रूस युद्ध के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ था आपका, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय के यहाँ से दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यूरोप दोस्तों में चीन के सामान जैसे चाय, रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय देशों के सामान की मांग न के बराबर थी। अतः अंग्रेजों ने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार संतुलन के लिए भारत की अफीम की तस्करी जैसे बताए थे के साथ शुरू किया, और चीन के शासक ने इसका विरोध किया, जिसकी परिणति अफीम युद्ध के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसमें चीन की हार होती है। अंततः ब्रिटेन चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध हो गया था 1839 से 42 प्रथम, और दूसरा 56 से 60 बता दिए। पहला नानकिंग, दूसरा पिकिंग की संधि। स्वतंत्रता की घोषणा प्राप्त करने पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये दोस्तों थॉमस जेफरसन का नाम सुने होंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसमें दोस्तों ये प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, मतलब लड़ाई नहीं लड़े थे। ये स्वतंत्रता की घोषणा जो पत्र है उसके बारे में बताया। अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन में स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया 4 जुलाई। ये दोस्तों 1976 नहीं है, बल्कि ये 1775 क्या है आपका 1775 कर लीजिएगा, 1775। अमेरिकी की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधित्व ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जो थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा एक राष्ट्र के लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनने के अधिकार पर जोर देते हुए अपने औपचारिक बयान था। दोस्तों आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। जब अमेरिकी क्रांति हुई थी तो वहाँ पर यह भी बताया गया था, एक नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दोस्तों जो वहाँ के सैनिक थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने दोस्तों नारा दिया था,
स्वतंत्रता या मृत्यु, मतलब या तो हमको चाहिए आज़ादी या तो हमें चाहिए मृत्यु, क्योंकि उनका मानना था कि जो अरातंत्र है दोस्तों वो मृत्यु के समान है। आगे बात हम लोग करते हैं बोस्टन बंदरगाह। ये हम बताए थे कि बोस्टन टी घटना के बारे में जो 1773 में हुआ था। तो बोस्टन बंदरगाह जिस पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंक कर इसका विरोध किया, इस घटना के नाम से जाना था दोस्तों बोस्टन टी पार्टी, जो अमेरिकी क्रांति के 3 साल पहले होती है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। वही बातें यहाँ बताई गई है, कुछ ही में खास नहीं कि आपको हम बताएं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि जिसे कहा जाता है, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या था दोस्तों, एक अपना बनाए थे गुट नाटो। क्या बनाए थे? नाटो बनाए थे। अब ये नाटो क्या है समझ लीजिए यहाँ पर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो बताएं कि विश्व पटल पर दोस्तों 2 महाशक्ति देखने के लिए मिलता है, सोवियत संघ और अमेरिका। अब विश्व के तमाम देश दोस्तों क्या कर रहे थे, इसी गुट में शामिल हो रहे थे। कोई समाजवादी का पोषक था तो कोई क्या है पूंजीवादी का था दोस्तों। तो अपने अपने स्वार्थ के लिए तो क्या कर रहे थे, तो सभी अपना अपना गुट बना रहे थे, अपना अपना गुट बना रहे थे। और गुट बनाने के पश्चात क्या होता है, एक संगठन बनाया। संगठन का नाम ही दोस्तों क्या था, नाटो। जो वर्साय पैक्ट देख रहे हैं ये दोस्तों क्या था, सोवियत संघ का था। क्या था? सोवियत संघ का दोस्तों। तो नाटो और वर्सा पैक्ट है दोस्तों बहुत ही फेमस है। ये इसका है आपका सोवियत संघ का, ये नाटो किसका है दोस्तों आपका, ये अमेरिका का गुट था दोस्तों। ये आपका 1949 में दोस्तों क्या बनता है, स्थापित होता। आज भी देखते हैं इसका अस्तित्व भी आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। मतलब ये जब गुट बना था इसमें कहा गया था कि अगर इस गुट में जो भी देश शामिल है, अगर उस पर किसी दूसरे देश ने हमला किया तो समझिए कि पूरे देश पर दोस्तों हमला हुआ और पूरे देश क्या करेंगे, मिल करके तो इसका मुकाबला करेंगे। ऐसा अमेरिका ने दोस्तों क्या किया था, इसमें बात कही थी। तो वही बात है दोस्तों यहाँ पर कि अमेरिका जो बता दी ये सब क्या नाटो का सदस्य है। नाटो का विस्तृत रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर फुल फॉर्म बोल देगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं इसको हम लोग, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। इसका मुख्यालय बेल्जियम जो है उसका ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। बेल्जियम जो है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स से, वहाँ पर इसका मुख्यालय। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर तत्कालिक कारण नहीं पूछ रहा बल्कि पूछ रहा है मुख्य कारण। तो मुख्य कारण जो दोस्तों गुटबाजी हुआ, गुटबाजी के कारण दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर युद्ध देखने के लिए मिलता है दोस्तों त्रिपक्षीय संधि। जो त्रिपक्षीय संधि दोस्तों हो रहा था विभिन्न देशों के बीच में, ये संधि कोई भी दोस्तों युद्ध होता है तो युद्ध एकाएक नहीं होता है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि दोस्तों बहुत ही लंबे समय से बनती रहती है। तो ये त्रिपक्षीय संधि आप देख रहे हैं जो देशों की संधि दोस्तों वो बहुत ही मतलब कि बहुत लंबे समय से आपका देखने के लिए मिल रहा था दोस्तों। दो अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी देश क्या कर रहे थे, अपना अपना संगठन दोस्तों बना रहे थे, मतलब संधि कर रहे थे। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि था। 1882 में जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को होता है, 11 नवंबर 1918 को दोस्तों खत्म होता है। तत्कालिक कारण बता दिए थे कि जो फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार उनका खाता है आपका बोस्निया की राजधानी जो सराजेवो है वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है यहाँ पर युद्ध दोस्तों शुरू हो जाता है और 2 गुट बन जाता है, एक ध्रुवीय राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या पूछ दिया है, यहाँ पूछा है कि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। कौन से घटना था दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए तो हिरोशिमा पर एटमिक आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इटली का रूस पर आक्रमण, तो जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कि मित्र राष्ट्र और जो ध्रुवीय राष्ट्र के जो मतलब देश थे उनका मतलब कि स्थिति बहुत मजबूत था दोस्तों। लेकिन छोटी छोटी गलती करके दोस्तों क्या कर रहे थे वो अपने आप दोस्तों क्या किए, मतलब हार का दोस्तों शिकार बन गए। पहला गलती क्या किया, तो पहला गलती किया दोस्तों जर्मनी किस पर आक्रमण करके, रूस पर आक्रमण करके। यहाँ पहला गलती जो उस समय आपका नेपोलियन भी रूस पर आक्रमण करके दोस्तों फंस गया था। जब नेपोलियन का इतिहास पढ़ेगा तो वहाँ पर यहाँ पर जर्मनी में क्या किया, रूस पर आक्रमण करके दोस्तों फंस गया था। और दूसरा जापान क्या किया, पर्ल हार्बर को उड़ा दिया। तो क्या ज़रूरत था इसको उड़ाने का, मतलब कि अब युद्ध चल रहा है, अमेरिका दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। जब आपको पता है कि अमेरिका जब क्या है इसमें शामिल नहीं है युद्ध में, मतलब मित्र राष्ट्र में, फिर भी आप उसे क्या कर रहे हैं, जो सैनिक अड्डा उसको उड़ा रहे हैं। तो यही क्या बनता है दोस्तों, मेन कारण बन जाता है 2 और 4 दोस्तों क्या आपका इनके हार का दोस्तों, किनका, तो ध्रुवीय राष्ट्र के हार का दोस्तों। वही बातें यहाँ बताई गई है। तो हम आगे चलते हैं। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों, ध्रुवीय शक्ति। क्या था, ध्रुवीय शक्ति, जिसकी हम बात कर चुके हैं, मित्र शक्ति की, ध्रुवीय शक्ति की। आगे आते हैं, बस थोड़ा सा और है दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट कब पारित किया था, तो बता दिए थे 1765 में ये एक्ट पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने पारित करके इंग्लैंड जो अमेरिका था दोस्तों उसमें कर बढ़ोतरी की
दोस्तों मांग की थी, मतलब कि कर बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव दोस्तों लाया था दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों। यहाँ पर देखिए हिरोशिमा है और नागासाकी है, तो नागासाकी दिया नहीं है तो हम लोग हिरोशिमा करेंगे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय और फैटमैन, इसी तरह से याद रखिएगा। किस घटना ने द्वितीय युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना, हाँ क्या लिखा है, किस घटना द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों। तो ये स्पेन का जो गृह होता है दोस्तों, ये क्या कहता है, ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों विश्व पटल पर, तो वहाँ पर स्पेन में क्या था, स्पेन अपने आंतरिक जो मामले थे उसको लेकर के, आंतरिक देश में क्या तो कलह को लेकर तो वहाँ पर गृह युद्ध दोस्तों चल रहा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेस रिहर्सल के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 तक चला था। ये विश्व स्तर पर युद्ध था दोस्तों। इसके पूर्व 1936 से लगभग 1940 तक चलने वाले भीषण स्पेनिश गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल दोस्तों कहा जाता है। आगे आते हैं, कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था, आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। और हम लोग देखते हैं अगला है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार हुए। तो यहाँ पर सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये आप जो देख रहे हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दोस्तों, ये दोस्तों लागू नहीं हुआ था। ये इसकी स्थापना अमेरिका में दोस्तों नहीं की गई थी। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो अमेरिका में क्या कौन से सुधार हुए देखिए यहाँ पर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ जो थे लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। इंग्लैंड में कई सुधार हुए थे, लेकिन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम दोस्तों नहीं था। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, कौन सी घटना नहीं है, तो अब देख लीजिए। महान साम्राज्यों का अंत, बिल्कुल हो गया साम्राज्यों का अंत। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुआ था। इसके बाद अधिनायकवाद का उदय, यहाँ से अधिनायकवाद का उदय देखने के लिए आपको मिलता है। इटली में, जापान, इटली में हो गया, जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों होती है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920। याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 राष्ट्र संघ की स्थापना होती है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ये पॉइंट याद रख लीजिए। आगे है कि कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का गुट नहीं था, मतलब शामिल नहीं था। तो जापान तो था, जर्मनी भी था, इटली भी था। जापान, जर्मनी, इटली था, लेकिन चीन दोस्तों आपका मित्र राष्ट्र में था। किसमें था दोस्तों, मित्र राष्ट्र में था। इसकी हम बात कर चुके हैं, कब हुआ था, क्या इसका तत्कालिक कारण था। फ्रांस में आतंक का राज, जब ये दोस्तों बता दिया था कि फ्रांस की क्रांति 1789 में खत्म होती है, अब उनको फांसी पर चढ़ा जाता है, तो आपका जो उस साल का दोस्तों जो कार्यकाल होता है उसको हम लोग आतंक के राज से नाम पर जानते हैं। आतंक क्या मतलब, कोई भी विरोध करेगा तुरंत दोस्तों उसको क्या चढ़ा था, सूली पर चढ़ा देता था दोस्तों। तो वो कौन था दोस्तों आतंक का राज चलाने वाला, रॉबस्पियर था दोस्तों। कौन था, रॉबस्पियर। इसके बाद ही दोस्तों आपका नेपोलियन आता है दोस्तों। देखिए दिया भारत में आतंक का राज रॉबस्पियर के शासन काल को कहते हैं। 1793 तक के काल को आतंक का युग कहता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। इन्होंने गणतंत्र को जो भी शत्रु थे उन्हें कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले सबको दोस्तों दंडित करने का ये इन्होंने काम किया था दोस्तों। याद रखिएगा आतंक का, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आतंक का राज। वाली पार्टी सदस्य उन सभी गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया गया था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। यदि न्यायालय इन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ा करके, गिलोटिन क्या होता था देखते होंगे आप मूवी वगैरह में कि क्या कराता है, एक इस तरह मतलब बना रहता है, इस तरह का बन गया, यहाँ पर उसका सिर रख दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या रख दिया, सिर रख दिया, और ऊपर से क्या है एक नोकीला मतलब कि ब्लेड तय करता है और तुरंत इस पर गिरता है दोस्तों, उसका धड़ अलग सड़ अलग दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग गिलोटिन दोस्तों। तो इस तरह का क्या किया था, आतंक फैलाया हुआ था। कौन दोस्तों, तो ये आपका रॉबस्पियर दोस्तों, याद रखिए कौन था, रॉबस्पियर। लेकिन आम जनता पर हानि नहीं कर रहा था, जो मतलब आम जनता मजदूरों पर जो अत्याचार कर रहे थे राजा के साथ मिलकर, उस पर दोस्तों ऐसा काम कर रहा था। कौन, ये देखिए यहाँ पर दिया गिरफ्तार के बारे में वही बता रहे हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये आपको पता है किसका है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है दोस्तों। किसका है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है नारा, ये याद रखिएगा। वही बातें यहाँ बताई गई है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें। कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, कौन सी घटना नहीं है दोस्तों, तो राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना किस घटना का परिणाम है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। देखिए अभी वहाँ पर दे दिया था यूएनओ दे दिया था, यहाँ पर आपका दे दिया था राष्ट्र संघ दे दिया था। तो राष्ट्र संघ किसका है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसकी स्थापना कभी थी, तो 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को हम बार बार बोल रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा 10 जनवरी 1920 को। बाकी औपनिवेशिक साम्राज्य का दोस्तों अंत हो गया था, ये पता है आपको। इंग्लैंड की शक्ति की हाथ हुई थी, कमी हुई थी, ये पता है।
और रूस अमेरिका का दोस्तों क्या होता है, प्रभुत्व में वृद्धि हुई थी, इसलिए आपको देखने के लिए मिलता है। विश्व स्तर पर 2 महाशक्ति समुराई योद्धा वर्ग हैं। समुराई कहाँ के होते हैं दोस्तों, जापान के। जापान के जो लोग होते हैं मतलब उनको समुराई, जो योद्धा होते हैं उनको क्या कहता है दोस्तों, समुराई कहता है। समुराई जापानी योद्धा होते हैं दोस्तों। समुराई योद्धा धनुष, तीर, भाले, बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मुख्य हथियार और प्रतीक तलवार होता है। देखते हैं पीछे अपने पीठ पर दोस्तों क्या होते हैं, म्यान में रखे रहते हैं तलवार। समुराई योद्धाओं का इतिहास सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो विश्व इतिहास का दोस्तों PYQ है दोस्तों समाप्त होता है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देखिएगा इसमें बहुत सारे फैक्ट बताए हैं हम आपको जानने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि विश्व इतिहास पढ़ने के लिए बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन आपको कम समय में तैयारी करनी है दोस्तों, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको जब बता रहे हैं कि 1 महीना तैयारी आप बस मेरे पास कीजिए, आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी कीजिए, मना नहीं करेंगे कि नहीं कीजिए, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। आपका रिजल्ट रिटर्न में दोस्तों आने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा दोस्तों दावा है। भले ही दोस्तों आप पिछले मतलब जो 21,000 वाला भर्ती में दोस्तों किसी कारण से दोस्तों असफल हो गए, लेकिन इस बार दोस्तों सफलता की सीढ़ी दोस्तों चढ़ जाइए और दोस्तों रिजल्ट ला करके दोस्तों अपना सिलेक्शन दोस्तों ले लीजिए। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।